जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और आज फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं जीके एंड जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे द्वैसव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। द्वैसव संस्कार मतलब ये है युगल समाधान, युगल समाधि कह लीजिए, युगल समाधि। ये युगल समाधि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? युगल समाधि मतलब जहाँ व्यक्तियों को जोड़ों में दफनाया गया, तो ये इसके प्रमाण मिले हैं लोथल से। लोथल से बंदरगाह होने के भी प्रमाण मिले हैं। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं क्योंकि ये भोगवा नदी के तट पर बसा था एक शहर। ये हड़प्पाकालीन शहर हैं, हड़प्पाकालीन पुरास्थल हैं। ये लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज की गई थी 1955 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में ये कहाँ पे है? वर्तमान समय में ये गुजरात में है। और भी ये कुछ हड़प्पाकालीन स्थल ही दिए गए हैं, जैसे धोलावीरा, ये भी गुजरात में है इस टाइम। और ये कालीबंगा, ये कहाँ है? ये राजस्थान में, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनको पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। इनको पराजित किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे, पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। और पुलकेशन द्वितीय कौन था? ये चालुक्य शासक था। ये चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? चौथ, एक चौथ था और एक था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी चौथ, ये था एक कर हुआ करते थे शिवाजी के शासनकाल में। ये कर होते थे। ये जो मराठा साम्राज्य था, ये लोग अदर राज्यों से कर वसूल करते थे। उनको अपनी आय का 1/4वां भाग देना पड़ता था। और ये किस लिए दिया जाता था? ताकि मराठा लोग उन पर आक्रमण ना करें, यानी कि उन्हें आक्रमण से बचने के लिए अपनी आय का 1/4 भाग मराठा लोगों को कर के रूप में देना पड़ता था। तो ये एक तरह का क्या था? कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, सबसे ज्यादा खतरा था मंगोल से। मंगोल दिल्ली सल्तनत में लगातार आक्रमण करते रहते थे और इससे दिल्ली सल्तनत को काफ़ी क्षति पहुंचती थी। और सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस पेशवा को पेशवा इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता था? नाना साहब,
नाना साहब ये कौन थे? ये बिठूर कानपुर में रहने वाले थे। इन्होंने बिठूर कानपुर से 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और जब ये क्रांति का दमन हुआ, जब ये हार गए तो ये यहाँ से नेपाल भाग गए थे बिठूर से। और इनका मूल नाम क्या था? ये बालाजी बाजीराव, ये बालाजी बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। अच्छा सुनना, ये दुनिया का पहला है और इसका नाम क्या है? एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये अभी यूपी के महाराजगंज जिले में, महाराजगंज जिले में, उत्तर प्रदेश का ये महाराजगंज जिले में इसकी अभी स्थापना की गई। ये गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए और जवाब दीजिए कमेंट में। क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। ये लेकर आए थे 1793 ईस्वी में। बेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही। बेलेजली का कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल था ये 1776 से 1805। इसी बीच बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लाए थे, ये भी सही है। सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये हुआ था 1817 में। और इस समय बॉसराय कौन थे? ये सर जॉन शोर नहीं थे, इस समय थे हेस्टिंग्स थे। तो और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है, हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। ये हुआ था 1818 में, ठीक है, 1818 में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी ये सही नहीं है। प्रथम जो आंग्ल नेपाल युद्ध था, ये किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो 1885 में उस समय गवर्नर जनरल थे डफरिन और इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस को पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं कहते थे, इसका शुरू में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह कांग्रेस कर दिया। पहले यहाँ क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ये निवास करते हैं अंडमान निकोबार में। अच्छा, अभी इस समय ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि जो केंद्र सरकार ने ना यहाँ पे मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब ये जारवा जनजाति के लोग जिस टापू पे रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का बाहरी इंसान का आना जाना और हर तरह की मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये लोग रहते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, केरल है क्या? केरल शब्द का शाब्दिक अर्थ पता है क्या है? केरल का शाब्दिक अर्थ ही है
नारियल का ताड़। केरल का शाब्दिक अर्थ है नारियल का ताड़। कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा में। और आपको पता होगा केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलयालम भाषा में केरल का शाब्दिक अर्थ है नारियल का ताल, तो वहाँ नारियल तो होगा ही, सीधी सी बात है। काली मिर्च, काली मिर्च ये मसालों में आती है और केरल मसाले में सबसे ज़्यादा मतलब प्रथम राज्य है। रबड़ की भी वहाँ पे रबड़ भी होता है। चावल, चावल नहीं होते क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं, तो चावल नहीं होगा। तो क्या सही हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? तो रेशे वाली फसल कौन सी होगी? रेशे वाली फसल जिनसे कपड़ा बनता है, जूट है, जैसे जो रस्सी बनाते हैं, इन सब से। देखते हैं इनमें से कौन सी रेशे वाली फसल नहीं है। पटसन ठीक है। चना, चना ये खाद्यान्न फसल है, ये खाद्यान्न फसल में आती है। मसूर, मसूर तो दाल है, सब लोग जानते हैं, दाल। और ये चना कौन सी है? खाद्य फसल, खाद्य फसल। कपास, जूट, सनई, हाँ ये सही है। ये तीनों रेशे वाली फसल हैं, कपास, जूट, सनई। ऑप्शन डी में क्या गलत है? ये गेहूं, गेहूं क्या है? ये भी खाद्य फसल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी, एक चीज ये और दूसरा काली मिर्च, अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैव प्रमाणन यानी कि जीआई टैग, जीआई टैग मिला है। ये अराकू वैली पड़ती कहाँ है? अराकू वैली पहाड़ी है, वैली है एक। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे उत्पादित होने वाली कॉफी को और वहाँ की काली मिर्च को जीआई टैग मिला है। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? गारो, खासी, जयंतिया और मिजो। अच्छा, गारो और खासी और जयंतिया ये तीनों कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय राज्य में पड़ती हैं, मेघालय। और जो मिजो पहाड़ी है ये कहाँ है? मिजोरम में, मिजोरम। आपने सुना होगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और ये कहाँ पड़ता है? खासी पहाड़ियों पर, ये खासी पहाड़ियों पे है। यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा है क्या? चलो समझते हैं। तीन पहाड़ियां हैं, ऐसे तीन पहाड़ियां हैं, कूपनुमा आकृति है इनकी। कीप देखिए, जिससे वो जो डीजल ईजल डालते हैं ट्रैक्टर में, एक कीप होती है, कीप, उसकी तरह इनकी आकृति है मतलब। और यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून जाता है, ये पहले तो इस पहाड़ी से टकराता है, फिर इससे, तो यहाँ से घूमता रहता है। ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। ये कूपनुमा चारों तरफ से बंद पहाड़ियाँ हैं। और ये जैसे ये है गारो पहाड़ी, ये है खासी और ये है जयंतिया। ये तीनों पहाड़ी हैं। मानसून जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो निकल नहीं पाता, यहीं घूमता रहता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करता है? खासी पहाड़ी पर। और यहीं पे स्थित है एक स्थान, मानिसराम। और इस मानिसराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो अपना सही जवाब क्या हो गया? खासी पहाड़ी। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में
प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम है। प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ कपास का उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है यूएसए। और ध्यान देना, तीसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। अब भारत है चौथे स्थान पर। आपने देखा होगा गदर मूवी, गदर मूवी में जो तारा सिंह जिस मालगाड़ी से भारत आ रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ, उसमें रुई की पोटली बंधी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग रुई आयात करते हैं, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि पान के पत्ते वो हम उनके खाएंगे और रुई वो हमसे लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रुई का उत्पादन मतलब भारत से ज़्यादा रुई का उत्पादन कौन करता है? पाकिस्तान। और हमारा है क्वेश्चन कि प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम, तो प्रति एकड़ कपास का उच्चतम उत्पादन कौन है? कौन करता है? चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक मैदानी भाग का क्षेत्रफल, अच्छा मतलब ये है कि जो संपूर्ण भाग है उसमें पहाड़ और पर्वतों को छोड़कर मैदान जो है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में जितना क्षेत्रफल है उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मैदान पाया जाता है, और ये कितना है? 76% भाग पर मैदान है। और जबकि सबसे कम कौन सा है? एशिया। इस पे मात्र 32% भाग पर ही मैदान है, और बाकी भाग पर क्या है? पहाड़ और पठार ऐसे एरिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन था? समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना हुई थी 1933 में मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये किया गया दामोदर मौजे को, दामोदर मौजा। और 56वां किसको दिया गया था? नीलमणि फूपन, 56वां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम, अच्छा 2 बार हो गया, ऐसा है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ध्यान देना, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये था एक बेरूबारी वाद 1960 में। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने ये घोषणा की थी कि जो संविधान का हिस्सा, मतलब जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर कुछ समय बाद एक बाद आया केशवानंद भारती वाद। ये कब आया था? 1973 में। इस बाद में इन्होंने अपने पुराने जो घोषणा थी, जो पुराना आदेश था, उसको परिवर्तित करके क्या कहा कि संविधान का उद्देश्य का अभिन्न अंग है, इसमें माना है। इसमें कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग माना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, या राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। अच्छा ठीक है, तो ये भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनका पद
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष माना गया है। ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ना कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उच्चतम न्यायालय के सिर्फ न्यायाधीश। आपको पता होगा एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कौन है, किसके समकक्ष है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, ना कि मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा। वेग, आयाम और आवृत्ति, ये कौन सी ध्वनि? ध्वनि तरंगों में होती है, जबकि तरंग की लंबाई, ये प्रकाश का रंग निर्धारित करने में, इससे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका प्रयोग अधिकतम उच्च तापमान को नापने में किया जाता है? मतलब अधिकतम उच्च तापमान किससे नापा जाता है? अधिकतम उच्च तापमान ये मापा जाता है पायरोमीटर से। पायरोमीटर से काय का तापमान नापते हैं? पायरोमीटर से हम सूर्य का तापमान नापते हैं। और जो परमाणु भट्टी होती हैं, परमाणु भट्टी, इनका तापमान हम नापते हैं। ये पायरोमीटर दूर से ही किसी भी चीज का तापमान नापने में सहायक होता है। तो अधिकतम उच्च तापमान किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वाहकों का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम केवलर का प्रयोग करते हैं और लेक्सॉन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन के हिसाब से कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी ढलवा लोहा। इसमें 3.5% से 4.5% कार्बन की मात्रा होती है। बाकी इन तीनों में इससे कमी होती है, सब में 3 से कमी है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? ढलवा लोहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्चेज, मतलब राष्ट्रीय, इसका हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 10 क्षेत्रीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। जौनपुर सिटी की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। आगरा सिटी की स्थापना, आगरा शहर बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। और जामा मस्जिद किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। तो सही मिलान क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन ये किसने किया था? ये थे हुसैन अहमद ने
ये सन 1966 में 1866 में सॉरी 1866 में इस आंदोलन को आरंभ किया था। और उस समय यूपी को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब आया? ये आया 24 जनवरी सन 1950। 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? यूपी का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यूपी का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि अधिकतर नदियां पूरब की ओर ही प्रवाहित होती हैं और वहां जाके गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? जैसे बलिया है सॉरी, और गाजीपुर है, ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक बाढ़ आती है। वाराणसी है, जो पूर्वी क्षेत्र है, जो मतलब बिहार से बॉर्डर साझा करते हैं, उन क्षेत्र में बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है उत्तर प्रदेश में। वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ होता है? खीर भवानी मेला, ये खीर भवानी मंदिर है जम्मू कश्मीर में, JNK में, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर में। ये कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा त्योहार होता है। कश्मीरी पंडितों का त्योहार। ठीक है, तो ये खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है? भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में ये है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण है, उसी में भारत कला भवन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नारी है जो भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित ने सन 1953 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की थी, यानी कि UN की अध्यक्षता। ठीक है, और ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जवाहरलाल नेहरू की बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? मतलब उच्च ऊंचाई, हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च ऊंचाई रिसर्च संस्थान। ये कहाँ है? ये है गुलमर्ग में। ये गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC इसकी स्थापना 1956 में कहाँ की गई थी? देहरादून में। 1956 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मतलब कहाँ होगा? देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, डीएनए जांच केंद्र बताओ। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? डीएनए जांच केंद्र ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में आप लोगों ने अगर करंट पढ़ी होगी तो हाल ही में कुछ ही टाइम पहले डीएनए जांच केंद्र एक लखनऊ में भी खोला गया है। तो यहाँ ये कहाँ पूछा गया है? इसमें लखनऊ में ऑप्शन है नहीं, तो हैदराबाद आंसर क्या है? सबसे पहले डीएनए जांच केंद्र कहाँ खोला गया था? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये कैफे है इग्लू कैफे, कहाँ बनाया गया? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफे होता क्या है? ये बर्फ़ का एक कैफे होता है, पूरा बर्फ़ की दीवारें, बर्फ़ की टेबल, बर्फ़ की कुर्सी, हर चीज़ वही होता है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे या पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखो, हम लोगों को सिर्फ उतना पढ़ना होता है, ज़्यादा कठिन पढ़ने की कोई मतलब नहीं बनता। वैसा पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में ही ना आए इतना कठिन पढ़ने से क्या मतलब। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ख़ास तौर से पुलिस के लिए ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान देना और चलते हैं। अब आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।